हेलो दोस्तों, मैं सैयद माजिद अली गवर्नमेंट एग्ज़ाम जोन में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए देखते हैं इतिहास के आज अपने नए टॉपिक को, जो है राजपूत कालीन भारत। इसके क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं। ये क्लास 6 की किताबें चल रही हैं SCERT की, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद है उसके द्वारा जो भी परीक्षाएं कराई जाती हैं उसमें SCERT यानी कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा के प्रश्न पूछे जाते हैं। जो किताबें चलती हैं उससे प्रश्न पूछे जाते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसी को हम लोग पहले समाप्त कर रहे हैं। जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे राजपूत कालीन भारत। राजपूत वंशों का उदय 7वीं शताब्दी से ही दिखाई देता है, यानी कि जो राजपूत का समय था वो 7वीं शताब्दी से प्रारंभ हो गया था। 11वीं शताब्दी के आते आते उत्तर भारत में कई राजपूत कुल प्रसिद्ध हो जाते हैं। वो कौन कौन से हैं वो भी देखेंगे हम लोग। अभी पहले देख लेते हैं कि राजपूत जो शब्द है वो राजपुत्र से आया है। ठीक, राजपुत्र से आया है जो, या राजपुत जो शब्द है वो संस्कृत भाषा के राजपुत्र से बना हुआ है। देख लेते हैं सबसे पहले हम प्रतिहार वंश। सिंपल तरीके से जो हम राजपूत पढ़ रहे हैं उसमें प्रतिहार वंश सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। और भी है, देखा जाए तो राजपूताना जितने भी वंश थे सभी महत्वपूर्ण हैं, जिसको हम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये परीक्षा में किस तरीके से हमारे लिए उपयोगी है। सबसे पहले इस वंश को गुर्जर प्रतिहार वंश भी कहते हैं। उसके बाद इस वंश का संस्थापक प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? नागभट्ट प्रथम था। नागभट्ट प्रथम जो प्रथम शक्तिशाली शासक था, किसका? प्रतिहार वंश का। इन्होंने प्रतिहार का राज्य विस्तार किया था, साथ ही साथ अरबों की सेना को आगे बढ़ने से रोका था। यहाँ पर मिसप्रिंट है, सही कर लीजिएगा। अरब की जो सेना थी वो भारत में प्रवेश कर रही थी, तो उसको किसने रोका था? प्रतिहार वंश के राजाओं ने, जिसमें प्रतिहार वंश के गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रमुख थे। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा कौन था? मिहिर भोज था। यह प्रश्न कई बार यूपी टेट में पूछ चुका है कि राजपूताना काल में सबसे प्रतापी राजा कौन था प्रतिहार वंश का? तो मिहिर भोज। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी उज्जैन बनाई। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? उज्जैन बनाई। वह विष्णु भक्त था और उसने आदि वराह की उपाधि धारण की थी। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मिहिर भोज ने कौन सी उपाधि ग्रहण की थी? तो आदि वराह की उपाधि धारण की थी। प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के दरबार में सुप्रसिद्ध रचनाकार राजशेखर निवास करते थे। ये राजशेखर हैं, राजशेखर, वो कहाँ निवास करते थे? महेंद्र पाल के दरबार में। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रतिहार वंश की उत्पत्ति के साथ साथ इसमें कौन कौन से राजा महत्वपूर्ण थे और उनका क्या टाइम रहा, इसको देख लेते हैं। नागभट्ट प्रथम, जिनका समय 730 ईस्वी से लेकर 756 ईस्वी तक माना जाता है। दूसरा है वत्सराज, जिन्होंने 778 से लेकर 805 ईस्वी तक। उसके बाद नागभट्ट द्वितीय आ जाते हैं, जो 805 ईस्वी से लेकर 833 ईस्वी तक माने जाते हैं। फिर सबसे प्रतापी राजा मिहिर भोज, जो 836 ईस्वी से लेकर 882 ईस्वी तक का शासनकाल इनका माना जाता है। सबसे प्रतापी होने के कारण ये सबसे ज़्यादा शासन भी करते हैं और साथ ही साथ योग्य व्यक्ति थे, इसलिए इनके शासन को देखने में अधिकतर हमको मिल जाता है कि मिहिर भोज ही प्रतिहार वंश का सबसे प्रमुख राजा था। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं महेंद्र पाल, जिन्होंने 885 ईस्वी से 910 ईस्वी तक का शासन किया। तत्पश्चात हम आगे बात कर लेते हैं। दूसरा कौन सा वंश है? गढ़वाल वंश, जो कन्नौज का था। गढ़वाल वंश के बारे में देख लेते हैं। इस वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रदेव थे। गढ़वाल अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया था, ठीक, जबकि काशी इनकी दूसरी राजधानी थी। तो गढ़वाल वंश की 2 राजधानी थी, कौन कौन सी? एक काशी और दूसरी कन्नौज। ठीक, इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? गोविंद चंद्र था, ने अनेक तुर्क आक्रमण को विफल किया। तो सिंपल तरीके से पूछ लेता है कि गढ़वाल वंश में कौन सा आक्रमण हुआ था? विदेशी आक्रमण, वो तुर्क आक्रमण हुआ था। किसने विफल किया था?
गढ़वाल वंश के शासक गोविंद चंद्र ने, जो सबसे महत्वपूर्ण शासक माना जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं गोविंद चंद्र के मित्र लक्ष्मीधर द्वारा कृत कल्पतुर नामक ग्रंथ की रचना की गई है। इस वंश के अंतिम शासक कौन थे? जयचंद्र था। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? जयचंद्र था। फिर जयचंद्र को मोहम्मद गौरी ने 1094 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में पराजित किया। यहाँ पास आप 1000 कर लीजिएगा, यहाँ मिस प्रिंट हो गया है। यहाँ पास 1000 होना चाहिए था, ये 0 होना चाहिए। 1094 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में जयचंद्र को मोहम्मद गौरी ने पराजित किया था। आगे बात कर लेते हैं इनके कौन कौन से प्रमुख शासक थे। तो चंद्रदेव ये 1080 ईस्वी से लेकर 1085 ईस्वी तक माने जाते हैं। फिर गोविंद चंद जो 1114 ईस्वी से लेकर 1154 ईस्वी तक माने जाते हैं। विजय चंद जो 1156 ईस्वी से लेकर 1170 ईस्वी तक माने जाते हैं। फिर जयचंद 1170 ईस्वी से लेकर 1194 ईस्वी तक माने जाते हैं। तो हमारे ख्याल से यहाँ पर जो दिया हुआ है युद्ध की डेट वो 1194 होगी, क्योंकि उस समय के शासक कौन थे? जयचंद्र थे। तो जयचंद्र थे तो यहाँ पर 1194 होगा, जब 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में पराजय मिली थी। ठीक, इसको आप सही कर लीजिएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा ध्यान से। और श्योरिटी ये 1994 नहीं है, 1194 है, क्योंकि हम लोग मोहम्मद गौरी की बात कर रहे हैं। तो मोहम्मद गौरी और जयचंद का युद्ध जब हुआ था तो 1194 ईस्वी में का शासन चलता है। मोहम्मद गौरी से जब परास्त हो गया 1194 ईस्वी में जयचंद, तभी उसका शासन समाप्त हुआ। अब बात कर लेते हैं चौहान वंश की। हमने आपको पहले ही बताया कि अगर कुछ मिस प्रिंट हो तो पढ़ते वक्त उसको ध्यान दीजिएगा और अपनी जब नोट्स बनाइएगा तो उसको सही कर लीजिएगा, क्योंकि जो व्याख्यान माध्यम आपको दिया जा रहा है वो सुचारू रूप से सही होगा, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी। मिस प्रिंट हो सकती है लिखते समय, क्योंकि जब PDF बनाई जाती है तो जो बंदा बनाता है वो थोड़ी बहुत मिस्टेक कर देता है, किसी कारणों से हो जाती होगी, ध्यान न देता होगा। लेकिन आपको जो पढ़ाया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा, वो विश्वसनीय तथ्यों के साथ आपको प्रमाणित दिया जाएगा। इस वंश की स्थापना किसने की थी? वासुदेव ने की थी। प्रारंभ में या अजमेर से शासन करते थे। प्रारंभ में कहाँ से शासन करते थे? अजमेर से शासन करते थे। बाद में दिल्ली को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। तो जो चौहान वंश था जिसे चाहमान वंश भी कहते हैं, ये अजमेर और दिल्ली से शासन करते थे। प्रारंभ में ये अजमेर से शासन करते थे और बाद में इन्होंने दिल्ली को अपनी राजधानी बना ली। इसी के साथ दिल्ली भारत की सत्ता का केंद्र बना। यानी कि जब ये चौहान वंश था तभी से दिल्ली क्या है? भारत का सत्ता बन गया, यानी कि ऐसी सत्ता बन गया जो केंद्र में स्थापित है। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर वंश के शासक अंगपाल ने कराई थी। ठीक, स्थापना किसने कराई थी? तोमर वंश के शासक अंगपाल ने की थी। चौहान वंश का शासक गिरिराज जो था गिरिराज चतुर ने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की। तो प्रश्न पूछ लिया था गिरिराज द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो हरिकेली नामक पुस्तक लिखी गई थी। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय था। ठीक, पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के प्रथम युग में 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। लेकिन 1992 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसको पराजित कर दिया था? पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था। अब हम बात कर लेते हैं चंदेल वंश की। चंदेल वंश के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं। चंदेल वंश किसे कहते हैं? बुंदेलखंड के क्षेत्र को कहते हैं। चंदेल के संस्थापक कौन था? ननुक महोदय थे। ठीक, चंदेल शासकों ने विश्व प्रसिद्ध खजुराहों की मंदिर का निर्माण कराया था। तो 1000 बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि खजुराहों के मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो चंदेल शासकों ने कराया था। चंदेल वंश के प्रथम स्वतंत्रता एवं प्रतापी शासक कौन थे? यशोवर्मन सबसे प्रतापी राजा थे, जिसे प्रतिहार राज देवपाल को हराया था तथा उसे एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की, जिसे उसने खजुराहों के मंदिर में स्थापित किया था। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं प्रतापी शासक यशोधर्मन था, जो प्रतिहार राज के देवपाल को हराया और उसने विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की, जिसे उसने खजुराहों के विष्णु मंदिर की स्थापना की।
यानी कि खजुराहो की जो विष्णु मंदिर बनाया है किसने बनाया है? चंदेल वंश के प्रथम प्रतापी शासक किसने? यशोवर्मन ने। ठीक, राजा ढंगदेव ने अपनी राजधानी को कलिंजर से खजुराहो में स्थानांतरित कर दी थी। कलिंजर से स्थानांतरित कर दी थी, कहाँ पास? खजुराहो में। अब बात कर लेते हैं परमार वंश की। परमार वंश के बारे में अगर हम बात करें तो इसे मालवा में इसका अधिकतर क्षेत्र पाया जाता है। ठीक, इस वंश की स्थापना उपेंद्र ने की थी तथा इसकी राजधानी धारा नगरी थी। इस वंश के प्रथम शासक मंच तथा राजा भोज थे। ठीक, राजा भोज ने अपनी राजधानी सरस्वती नदी तथा मंदिर परिसर में के एक विशाल संस्कृत विद्यालय के निर्माण कराया था। ठीक, तो सरस्वती मंदिर तथा इसकी राजधानी कहाँ थी? सरस्वती मंदिर थी तथा मंदिर परिसर में एक विशाल संस्कृत विद्यालय का निर्माण करवाया था। राजा भोज कविराज की उपाधि को विभूषित शासक था, यानी कि जो राजा भोज था उसने कौन सी उपाधि धारण की थी? उपाधि धारण की थी विभूषित। चलिए आगे देख लेते हैं। राजा भोज ने चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण कराया था। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न राजा भोज से संबंधित है। राजा जो भोज थे उन्होंने चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। अब बात कर लेते हैं सोलंकी वंश की, जो गुजरात के चालुक्य हैं। सोलंकी वंश का संस्थापक जो है वो मूलराज प्रथम था। भीम प्रथम के शासन में महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया था। तो भीम प्रथम के शासन में किसने आक्रमण किया था? महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। किस पे किया था? सोमनाथ के मंदिर पर। भीम प्रथम के सामंत विमल ने राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया था। तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसने बनवाया था? सामंत विमल ने। मुढेरा का सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ था, यानी कि सोलंकी जो राजा थे उन्होंने मुढेरा का सूर्य मंदिर बनवाया था। अब हम बात कर लेते हैं सिसोदिया वंश। ये कहाँ था? मेवाड़ में था। ठीक, सिसोदिया वंश स्वयं को सूर्यवंशी कहते थे तथा उसकी राजधानी कहाँ थी? चित्तौड़ थी। महाराणा प्रताप सिसोदिया वंश के थे। राणा कुंभा ने चित्तौड़ पर विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। तो राणा कुंभा इससे जो संबंधित हैं वो इन्होंने चित्तौड़ का विजय स्तंभ बनवाया था। अब बात कर लेते हैं पाल वंश की, जो कहाँ था? बंगाल में था। जिस समय उत्तर भारत में राजपूत शासकों का राज्य स्थापित हो रहा था उसी समय गोपाल ने बंगाल में पाल वंश की स्थापना की थी। ठीक, उसके बाद गोपाल के बाद उसका पुत्र धर्मपाल शासक बना। धर्मपाल ने सुप्रसिद्ध विक्रमाशील विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना की। यहाँ पर बहुत से धर्म के शाखा ब्रजयान की पढ़ाई बौद्ध धर्म की, यहाँ पर बौद्ध धर्म होना चाहिए था, सही कर लीजिएगा, बौद्ध धर्म की शाखा ब्रजयान की पढ़ाई होती थी। 12वीं शताब्दी के अंत में पाल वंश का अंत हो गया और बंगाल में सेन वंश की स्थापना हो गई। चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सेन वंश की। तो सेन वंश, सामंत सेन ने सेन वंश की स्थापना की थी। बल्लाल सेन, लक्ष्मण सिंह इस वंश के अन्य प्रमुख शासक थे। सेन शासनकाल में सांस्कृतिक साहित्य का अधिक विकास हुआ था। ठीक, तो प्रश्न पूछ लेता है कि संस्कृति साहित्य का विकास सर्वप्रथम सबसे ज़्यादा काम किसमें हुआ? तो सेन वंश के शासनकाल बंगाल में हुआ था। इस काल में जयदेव ने प्रसिद्ध गीत गोविंद की रचना की थी। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि गीत गोविंद की रचना किस वंश में हुई थी? तो सेन वंश में हुई थी। अब हम बात कर ले राजपूतकालीन काल की। ठीक, इससे क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं ये भी देख लेते हैं। उड़ीसा के भुवनेश्वर में कलिंगराज मंदिर स्थित है। ठीक, भगवान शिव पर समर्पित मंदिर है। चंदेल राजाओं ने शिव, विष्णु, जैन तीर्थंकर को समर्पित कई मंदिरों का निर्माण करवाया था। इन्होंने खजुराहो का कंदरिया,
महादेव मंदिर अपनी बनावट के लिए प्रसिद्ध है। यह सभी मंदिर पीले रंग की बलुआ पत्थर से बने हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, पीले रंग के बलुआ पत्थर से मंदिर बने हैं। तो कहाँ बने हैं? उड़ीसा में। उड़ीसा का भुवनेश्वर है, वो कलिंग राज मंदिर है। वो किस पत्थर का बना है? ये मान लेते हैं कि पीले बलुआ पत्थर का बना है। कोणार्क का सूर्य मंदिर गंगवंश के नरसिंह देव प्रथम द्वारा बनवाया गया है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। ठीक, यह मंदिर एक रथ के आकार का है जिसमें 12 पहिए हैं तथा 7 घोड़े इस रथ को खींचते हुए दर्शाए गए हैं। इसकी प्रतिमा की आकार और प्रकार है। ठीक, अब बात कर लेते हैं। उत्तर भारत के मंदिर निर्माण की शैली को नगर शैली तथा दक्षिण भारत के मंदिर निर्माण शैली को द्रविड़ शैली कहते हैं। ठीक, 2 प्रकार की शैलियों में बांटा गया है। कौन कौन सी है? ठीक, ये भी देख लेना। उत्तर भारत का जो मंदिर निर्माण शैली है वो नागर शैली है, और दक्षिण भारत का जो है वो कौन सा है? वो द्रविड़ शैली है। इनमें भेद मुख्यतः मंदिर के शिखर के आकार में होता है। जो मंदिर के शिखर होते हैं उसी के आकार पर ये भेद प्रकट होता है। अब बात कर ले राजपूतकालीन समाज के बारे में। राजपूतकालीन जो समाज है उसकी क्या विशेषताएं हैं? गांव में ग्राम पंचायत होती थी। इन ग्राम पंचायतों के शासन का कोई हस्तक्षेप नहीं था। ठीक, ग्राम पंचायतों के शासन पर कोई हस्तक्षेप नहीं था। राजपूत काल समाज में युद्ध तथा शासक वर्ग प्रमुख थे। ठीक, जो युद्ध करते थे वो और जो शासक करते थे वो। ब्राह्मण को समाज में उच्च स्थान प्राप्त था। बाल विवाह तथा सती प्रथा का प्रचलन हो गया था। ठीक, बाल विवाह सती प्रथा का प्रचलन हो गया था। विधवा विवाह वर्जित था, यानी कि विधवा औरत या प्रति आदमी विवाह नहीं कर सकता था। महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिए गए थे। वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई थी। आशा करते हैं कि आपको राजपूतकालीन भारत से संबंधित जो भी क्लास 6 के कंटेंट दिए गए हैं वो समझ में आ गए होंगे। इसमें 1-2 जगह तिथियों में गड़बड़ी थी, उसको आपने आशा करते हैं कि सुधार लिया होगा। और मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।